नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और आप लोगों को उसका हल करवाऊँगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जैसा कि आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी का है यूपी में, तो इस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से देखिएगा। और आसान प्रश्न भी कभी-कभी हमें सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं, तो आसान प्रश्न भी गलत नहीं करना है हमें, ठीक है? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और आपका जितना प्रश्न सही होगा उसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि नभ में झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो नरंच। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जो ये प्रश्न है, इसमें रस पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है। तो आप सभी लोग इसका पहले अपना उत्तर लगा लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भयानक रस। प्रश्न 2 है कि जो साहस जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। इस प्रश्न में भी रस पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है। तो आप लोग अपना उत्तर दीजिएगा। फिर इसका सही उत्तर मैं बता रही हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वीर रस। जो वीर रस है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बार पुनः इस प्रश्न को देखते हैं। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। तो ऐसा इसमें वीर का उत्साह लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वीर रस है। प्रश्न 3 देखते हैं कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन्ह सकल मुनहिन के आगमन जाई जाई सुख दीन। इसमें भी रस पूछ रहा है कि उपर्युक्त उदाहरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। एक बार पुनः देखते हैं, क्योंकि पंक्तियां पूछता रहता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, पंक्तियों के माध्यम से उसमें रस पूछ देगा, उसमें अलंकार पूछ देता है, उसमें शब्द शक्ति भी पूछ देता है, या सीधे सीधे यही पूछ देगा कि यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो हमें पंक्तियां याद रखनी है। आगे देखिए कि इस प्रश्न को देख लेते हैं दोबारा। निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन्ह सकल मुनिन के आगमन जाय जाय सुख देन। तो इसमें वीर रस है। आगे देखते हैं, प्रश्न 4 है कि मलिक मुहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मलिक मुहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत। जो मृगावती है वह कुतबन का है, मधुमालती मंझन का है, परमाल रासो जगनिक का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे कि निम्न किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तटस्थ अंकन को देखिएगा। वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा के बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। अगला प्रश्न है कि शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आप लोग पहले उत्तर लगा लीजिएगा। क्या केदारनाथ सिंह हैं, दूधनाथ सिंह हैं, रघुवीर सहाय हैं, या कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं कि रीतिबद्ध कवि देव हैं। रीतिबद्ध कवि देव क्या हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं, या रसवादी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसवादी हैं। जो रीतिबद्ध कवि देव हैं वह रसवादी हैं। अलंकारवादी कौन है? तो अलंकारवादी भामा हैं। रीतिवादी कौन है? तो रीतिवादी वामन है। और वक्रोक्तिवादी कुंतक है। तो इस प्रश्न का चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम के आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की है?
प्रश्न है कि आत्मा राम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना आलोचना किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो देखते हैं कि किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। होली का उपहार ये सही है। मुक्ति मार्ग ये भी प्रेमचंद्र का है। बड़े घर की बेटी यह भी प्रेमचंद्र का है। देवदासी ये देवदासी यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देवदासी जो है ये प्रेमचंद का नहीं है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद देवदासी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंच परमेश्वर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा किसकी रचना है? तो यह राहु सांकृत्यायन का रचना है। ये तो सही है, लेकिन ये पूछ देता है कि बोलगा से गंगा की विधा क्या है? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यात्रा साहित्य होगा, लेकिन ये कहानी विधा है। और किसका है? तो राहु सांकृत्यायन का है। आगे देखते हैं प्रश्न 12 को कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताना है कृतियों का, तो देखते हैं पहले क्या आएगा। साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास और कृष्णायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो प्रिय प्रवास है यह होगा, क्योंकि प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी का है। साकेत 1931 का है। तुलसीदास 1938 का है। और कृष्णायन का डेट थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। जो रेखांकित यानी धीरे धीरे क्या है? इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो धीरे धीरे है वह क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। वो चल रहा है, चलने का काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है क्रिया का, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न है 15 की निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। क्या होगा? क्या जुर्राब स्त्रीलिंग है, घाघरा है, पायजामा है, पजामा है, या कासी कासीदा कार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुर्राब। जुर्राब जो है यह स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन देखिए घाघरा, ऐसा लग रहा है जैसे घाघरा ही स्त्रीलिंग का शब्द होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे ठहरिए, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो घाघरा शब्द है यह पुल्लिंग है। उसी प्रकार पजामा तो पुरुष पहनते हैं, पुरुष वर्ग, तो इस तो समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग है। और एक कासिदा कार भी है पुल्लिंग, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग जुर्राब था। प्रश्न 16 है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बुढ़िया, बुढ़िया। अगला प्रश्न है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि मेज जो है इसका बहुवचन बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेजें। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आसु कवि। जो आसु कवि होते हैं वो तत्काल ही कविता कर देते हैं। प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो जो रैदास थे यह निर्गुण और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। अगला प्रश्न है कि कवि गंग का जन्म स्थान, कवि गंग का जन्म स्थान है कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटावा। ऑप्शन सी सही उत्तर है, कवि गंग का जन्म स्थान इटावा है। प्रश्न 21 है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं?
मध्वाचार्य जो हैं यह किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस पर अधिक बल दिया है? तो क्या वह रस सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है या रीति सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रस सिद्धांत, क्योंकि आचार्य शुक्ल जी जो थे वह रसवादी थे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। ये जो भगवती चरण वर्मा हैं यह टेढ़े मेढ़े रास्ते को लिखे हैं और इन्हीं के जवाब में जो है रांगे राघव जी जो हैं वो सीधे साधे रास्ते लिखे हैं। सन्यासी किसकी कीर्ति है? तो यह सन्यासी जो है इलाचंद जोशी का है। प्रश्न अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक उपन्यासकार है जो आंचलिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राही मासूम रजा। प्रश्न 26 है कि साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। और मैं जितना जल्दी उत्तर हो सके मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी से ये वीडियो जितना ही कम समय में बनेगा उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि समय की तो बहुत ही अभाव है। आप सभी लोग अपने तैयारी में जुटे होंगे, तो इसलिए मैं बस सिर्फ उत्तर ही बता दे रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, पल्लव। तो सभी है, लेकिन जो पल्लव है ये महाकाव्य नहीं है। पल्लव किसका है? तो पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास हरिऔध का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। कामायनी 35 का है, प्रिय प्रवास 1914 का है, साकेत 1931 का है और पल्लव जो है वो 1928 का है। तो यहाँ से हम लोग कितना ही देख लिए, डेट भी देख लिए और इसके कौन लेखक है उनको भी देख लिए और इस प्रश्न का उत्तर भी देख लिए। आगे बढ़ते हैं कि उत्तरायण, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं इनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ये जो पर्णदत्त है यही स्कंदगुप्त का एक पात्र है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मयंक मंजरी। और मयंक मंजरी किसका है? तो किशोरी लाल गोस्वामी का है। अज्ञ, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द बताना है आप सभी लोगों को। तो अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द होगा विज्ञ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विज्ञ। अगला प्रश्न है कि बहिरंग का विलोम शब्द, बहिरंग का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरंग। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इस नहीं को पकड़े रहिएगा। इनमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुरंदर यह भी है, शुक्र, मधवा, गणाधिपति। ये शुक्र नहीं, यहाँ पे शक्र होना चाहिए, ठीक है। शक्र जो है यह इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है। मधवा मघवा है, मघवा। और यहाँ जो गणाधीप है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो गणाधीप है वह इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और अगर देखिए कोई भी परीक्षा हो, अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर जो आसान प्रश्न होते हैं ना वही हम लोगों से गलत होता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे आसान प्रश्न हैं ये गलत ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सम और शम, सम और शम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप लोग अपने से लगा लीजिएगा और मैं बता रही हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर है समान और मोक्ष। जो सम है, सम एक सम का मतलब होता है समान और जो तालव्य श जिसमें है दंती हाँ, तालव्य स है तो उसका हो जाएगा मोक्ष। अगला प्रश्न है कि पंडितः आसने तिष्ठति। पंडितः आसने तिष्ठति का हिंदी में अनुवाद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि पंडित आसन पर बैठा है। और इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है, आसन पर बैठता है। अगला प्रश्न है कि कुएं से पानी लाओ। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कूपात जलम आनय। कूपात जलम आनय। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? यह जो कुमार संभवम है यह किसका रचना है? तो कालिदास का। एक प्रश्न ये हो गया। और ये जो कुमार संभवम है वह कालिदास का किस प्रकार का रचना है? तो महाकाव्य हो गया। और पूछ रहा है कि इसकी काव्य विधा क्या है? तो ये लघुत्रयी में आता है। लघुत्रयी में। लघुत्रयी में कितने ग्रंथ आते हैं? तो कुमेर, इनका तीनों ही ग्रंथ लघुत्रयी में आता है। कुमेर, कु से कुमार संभवम, में से मेघदूतम और र से रघुवंशम। तो इन चीजों को अच्छे से याद किए रहिएगा। अगला प्रश्न है कि मोहितम में समास है। मोहितम में समास पूछ रहा है तो इसमें जो है चतुर्थी तत्पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? यहाँ पे संगत पूछ रहा है तो इसका मतलब जो 3 ऑप्शन होगा वो गलत होगा और इसमें से एक ही ऑप्शन है जो सही होगा। तो इसको देखते हैं। ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा या कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इसमें संगत यही है ग्राम्य। ग्राम्य जो है सुमित्रानंदन पंत का है। इसको सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। उसका सही उत्तर क्या होगा? जो दीपशिखा है यह महादेवी वर्मा का है और प्रलय की छाया ये जयशंकर प्रसाद का है और कुकुरमुत्ता जो है ये इनका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगला प्रश्न है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। प्रश्न 43 देखते हैं। पाणि च पादौ च समस्त पद होगा। पाणि च पादौ च इसका समस्त पद क्या होगा? तो इसका होगा चक्रमेव पाणि। चक्रमेव पाणि। प्रश्न पैत सॉरी 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 मैं प्रश्न 43 को और उत्तर दे रही हूँ। क्या कहते हैं 44 का। पाणि च पादौ च समस्त पद क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाणिपादम। पाणिपादम जो है सही उत्तर है। अब है 44 प्रश्न कि चक्रपाणि का समास विग्रह होगा। तो चक्रपाणि का समास विग्रह बताना है। तो इसका समास विग्रह होगा चक्र पाणौ यस्य सः। चक्र पाणौ यस्य सः। 45 प्रश्न जो नायक है इसकी प्रकृति बताना है कि इसमें इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तो नायक का हो जाएगा नय धन अकह। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नायकः नय धन अकह। आगे देखते हैं। प्रश्न 46 है। पितृऋणम में कौन सी संधि है? पितृऋणम में कौन सी संधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। त्रिमुनि व्याकरणम के कौन नहीं है? व्याकरण में कौन नहीं है? त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि यह तीनों लोग हैं और जो साकल्य हैं यही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साकल्य। जिससे रक्षा की जाए। जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है। इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पंचमी विभक्ति। नमः यानी नमस्कार के योग में विभक्ति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वाहा करके आता है इसका सूत्र। तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति है। आगे देखते हैं। प्रश्न 50 है।
रोचते यानी अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुर्थी विभक्ति। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है राजभाषा, ठीक है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। क्या यह सही है? या किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, या किसी देश में व्यापार किया जाता है, या किसी देश की जनता द्वारा अपने विचार विनिमय किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, उसे ही राजभाषा कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न 52 है कि बोली किसकी इकाई है? जो बोली है वह किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा की छोटी इकाई है बोली। भाषा की छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। आगे बढ़ते हैं और 54 प्रश्न को देखते हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, और ये प्रश्न का सभी लोगों को उत्तर पता भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये किस नाटक में अभिनय किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जानकी मंगल। ये जानकी मंगल में अभिनय किए थे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। बादल की मृत्यु इनकी एकांकी है, और वही आधुनिक ढंग का पहला एकांकी भी है, और ये आधुनिक ढंग का जो है पहले एकांकीकार भी माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नाटक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ये जो ध्रुव स्वामिनी है, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करुणालय। अगला है कि विभाषा किसे कहते हैं? तो खड़ी बोली हिंदी को, या हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, या हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को जो है विभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो पहले पाली होगा, फिर प्राकृत होगा, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं है। ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, और सी है लोक भाषा, और डी है संपर्क भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर के प्रश्न पर। 62 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि 14 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो पंजाबी भाषा है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पैसाची। प्रश्न है कि देवनागरी वर्णमाला में री क्या है? ये जो री है वह क्या है देवनागरी वर्णमाला में? तो यह स्वर है, री स्वर है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित,
कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ ग्रंथ केशवदास का नहीं है? तो क्या रामचंद्रिका? रामचंद्रिका केशवदास का है। कवि प्रिया यह भी केशवदास का है। विज्ञान गीता यह भी है। भाषा भूषण यह केशवदास का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा भूषण। प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? देखिए ऊपर का ही प्रश्न यहाँ पर आ गया, इसलिए मैं इसका जो है उत्तर वहां पे नहीं बताई हूँ। तो प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं कौन है? क्या जसवंत सिंह है, भूषण है, मतीराम है या चिंतामणि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह है। भाषा भूषण के रचनाकार जो है जसवंत सिंह है। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो इनमें से कौन आत्मकथा है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्धकथानक। ये जो अर्धकथानक है वो आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? क्या? स्वच्छंदतावाद का कवि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ एक रमा शंकर शुक्ल रसाल भी हैं। रमा शंकर शुक्ल रसाल जी भी हैं। ये दो लोग जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमा शंकर शुक्ल रसाल, ये दोनों लोग जो है आदिकाल का नाम आदिकाल रखे हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 74 है कि संतन को कहासी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुंभन दास। प्रश्न 75 है कि सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। प्रश्न है कि अब लौ नसाने अब न नसई हूँ, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से है? ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि अब न लसानी अब न नसई हूँ, यह जो है किसका है पंक्ति? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। और फिर इस प्रश्न में पूछ रहा है कि तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रावली। आगे देखते हैं, प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह जो है तुलसीदास को कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये हो गया कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। फिर प्रश्न अगर होगा कि किसने कहा है रूपकों का बादशाह तुलसीदास को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास कृत जो विनय पत्रिका है, इसकी भाषा पूछ रहा है कि तुलसीदास का जो रचना है विनय पत्रिका, उसकी भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। आगे प्रश्न है, कृताकृत्य का समास है। कृता तो कृताकृत्य में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें जो है कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है कि सॉरी, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका देखिए, जल्दी से कार्य करना या फिर संकट के समय बचाव के लिए सोचना या मुसीबत आने से घबरा जाना या कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न है 82 का कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना, तो क्या इसका होगा कोई बखेड़ा खड़ा करना या फिर गायब कर देना या बना बनाया काम बिगाड़ देना या फिर अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से
तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से तद्भव शब्द को पहचानना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंधकार। ये जो अंधकार शब्द है ये तद्भव है, तद्भव है। नहीं, अंधकार तो तत्सम है। सॉरी, इसको थोड़ा-सा अच्छे से देखिए। तद्भव पूछ रहा है, तो अंधकार तो तत्सम हो जाएगा, उल्लास भी तत्सम है, कुष्ठ ये आलस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आलस। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोबारा अच्छे से। तद्भव पूछ रहा है और तद्भव आलस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्दों को चयनित कीजिए। देखिए, तत्सम तद्भव तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अर्ध तत्सम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दई। दई शब्द जो है ये अर्ध तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्लास। ग्लास जो है अर्ध तत्सम शब्द है। अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? क्या भस्म से आवृत होगा, या मेघों से आच्छादित होगा, या फिर पद से च्युत होगा, या कष्ट से साध्य होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपादान का मतलब ही होता है अलगाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पद से च्युत। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा है जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है। क्या गोदान है? गोदान तो है ही। प्रेमाश्रय है, तो प्रेमाश्रय भी है। कायाकल्प है या फिर कर्मभूमि है? तो भूमि भी है, लेकिन जो कायाकल्प है यह किसान जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें पूर्व जन्म ऐसे करके कुछ कहानी है, पूर्व जन्म की इसमें बात कही गई है। आगे जो निपुणिका प्रश्न पूछ रहा है कि निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? क्या अनामदास के पोथा की है, क्या चारुचंद्र लेख की है, या पुनर्नवा की है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। जो निपुणिका है वह बाणभट्ट की आत्मकथा की एक पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्रों मर जाने किसकी रचना है? मित्रों मर जाने किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा शोभती। ये जो है कृष्णा शोभती का रचना है मित्रों मर जाने। प्रश्न है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु केंद्रित दृष्टि रहती है। अगला प्रश्न है कि अमलदारी को उखाड़ती हुई सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैया दास की माड़ी। और यह प्रश्न 2021 में भी पूछा था। और मैया दास की माड़ी किसका है? इसका जो है उत्तर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ठीक है, अब देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का इनमें से कौन सा समूह है जो दर्शाता है। तो देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा और इनामदास का पोथा, इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारा बचपन। बचपन तो ठीक है। अब बचपन से हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा, च से चारुचंद्र लेख हो जाएगा, प से जो है पुनर्नवा हो जाएगा बचपन, और न जो है अनामदास का पोथा हो जाएगा न से। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक, इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। अगर यहीं पे पूछता कि हिंदी व्याकरण के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पे कामता प्रसाद गुरु जी हो जाते। और यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शालिभद्र सूरि। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? क्या ब्रज भाषा है, या खड़ी बोली है, या डिंगल पिंगल है, या अवधी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डिंगल पिंगल। ये जो डिंगल पिंगल भाषा है ये आदिकाल की भाषा थी।
आगे है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है क्या है? तो यह एक खंड काव्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंड काव्य। प्रश्न है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में जो है शून्य का क्या मतलब है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनन अन्वय अलंकार। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बड़े बड़े आस मोती से आंसू, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधरों पर अली मडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? देखिए, अधरों पर अली मडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। प्रश्न है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण इनमें से बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 103 को देखते हैं। वसुधा का गण होगा, वसुधा का कौन सा गण होगा, मतलब इसमें कौन सी मात्रा होगा? तो इसको देखते हैं, ये सगण होगा, सगण, वसुधा सगण। अगला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? बात कर रहा है दोहा के प्रथम चरण में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 13। प्रथम चरण में 13 होता है। आगे देखिए, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयस्त्वम, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वामन का है ये कथन। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने जो है साधारणीकरण की व्याख्या की है? साधारणीकरण की व्याख्या किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल नाम है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 सप्तकों का प्रकाशन अज्ञे ने किया है। आगे है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? क्या नहीं है? क्या पूस की रात नहीं है, या गुल्ली डंडा नहीं है, या घास वाली नहीं है, या आकाशदीप? तो जो ये आकाशदीप है, ये जयशंकर प्रसाद की है, यह प्रेमचंद्र का नहीं है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरुका मरिया परराज तिहु पुर को तजिडारो, उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो यह सवैया छंद है। अगर प्रश्न पूछेगा कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह रसखान की है। अगला प्रश्न है कि छप्पय में होते हैं, छप्पय में क्या होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रथम 4 चरण में रोला और अंतिम 2 चरण में उल्लाला। प्रथम 4 चरण, ठीक है? 4 चरण रोला के रहते हैं और 2 चरण जो है उल्लाला के होते हैं छप्पय में। आगे बढ़ते हैं कि पयोधि का संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पयः धन धी, पयः धन धी पयोधि। अत्युक्ति, अतियुक्ति शब्द में संधि है, तो इसमें कौन सा संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यण संधि है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा बाल धन उचित, बाल धन उचित। आगे बढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। तो जो पल पल है, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। लिपि की आवश्यकता होती है, क्यों होती है लिपि की आवश्यकता? क्या भाषा बोलने में होती है, या भाषा लिखने में होती है, या भाषा संकेत में, या इन तीनों में होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो लिपि की आवश्यकता होती है, भाषा लिखने में होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 119 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और किसने माना है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई हैं। अगला है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वह जो है युग्मक ध्वनियां कहलाती है। युग्मक ध्वनियां कहलाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि तालव्य, कंठ तालव्य कौन सा है। कंठ तालव्य, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ए और ऐ जो है ये कंठ तालव्य स्वर है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो देखिए इसमें जो ख है यह भी महाप्राण है, छ भी है और ठ भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क च प द। इसमें है क वर्ग में है, च वर्ग में, प वर्ग में और द वर्ग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 124 प्रश्न को। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस रस बताना है हमें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भोहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। तो इसमें कौन सा रस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है और आज के प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभाव। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर आप लोगों को हमारी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी प्रश्नोत्तरी करा सकूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।